Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today I am going to solve the UKPSC Upper PCS 2025 question paper and this is part 3 of the series. पिछले 2 पार्ट्स में हम लगभग 100 क्वेश्चन डिस्कस और सॉल्व कर चुके हैं और आज हम पेपर के अगले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन नहीं होगा जहां मुझे लगेगा कि किसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना जरूरी है, जैसे क्रिस्पर कैस9, ब्रिसा 101 या कोई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, वहां हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। इसी तरह जहां मुझे लगेगा कि एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट्स ऐड करेंगे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स, मेंबर कंट्रीज या अन्य रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, वहां मैं वो फैक्ट्स भी ऐड करूंगी और डिस्कस करूंगी। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आंसर बताना नहीं है, बल्कि हर क्वेश्चन के थ्रू आपके अंडरस्टैंडिंग और रिवीजन दोनों को स्ट्रांग बनाना है। पर जहाँ पे मुझे लगेगा कि यार इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, मैं वहाँ पे आंसर देके आगे बढ़ जाऊंगी। जैसे कि आपके पिछले साल के करंट अफेयर्स होंगे जो आज के लिए रेलिवेंट नहीं होंगे, है ना, तो मैं सिर्फ आंसर देके उसको आगे बढ़ जाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इस पेज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इंटरनेशनल समिट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड इन बैंकॉक इन अप्रैल 2025? तो इसके ऑप्शन है ए आसियान, सी बीमस्टेक, बी सार्क, डी G20। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा बीमस्टेक। तो देखो, हम इस क्वेश्चन से भी फैक्ट्स निकाल सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे आपको पता होना चाहिए जो आसियान है, आसियान में अभी कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। जैसे बीमस्टेक में कितने मेंबर्स है ये पता होना चाहिए आपको, और सार्क में कितने मेंबर्स और उनके हेडक्वार्टर्स, ठीक है। जैसे कि हमें पता है जो सार्क है, ठीक है, सार्क में हमारे कितने मेंबर्स है, तो इसके हैं आपके 8 मेंबर कंट्री। कितने हैं? 8 मेंबर कंट्री है ना। और आपको पता है जो सार्क है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? सार्क का हेडक्वार्टर है हमारा काठमांडू, नेपाल में। कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। एंड सार्क वॉज फाउंडेड ऑन 8 दिसंबर 1985 इन ढाका, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जब ये इसका गठन हुआ था तो ये कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था, बांग्लादेश में। बट जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? काठमांडू में। तो वैसे ही आपका आसियान है, आसियान के अंदर कितने मेंबर्स आपके? वैसे तो 10 इनके इसके मेंबर्स है। तो और ये कहाँ फाउंडेशन, मतलब इसका कहाँ गठन हुआ था? तो ये हुआ था आपका, वैसे आसियान वॉज फाउंडेड ऑन 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक, थाईलैंड, ठीक है। ये हो गया। और सी पे गया बीमस्टेक। बीमस्टेक वॉज फाउंडेड ऑन 6 जून 1997 इन बैंकॉक, थाईलैंड, ठीक है। और आसियान में 10 मेंबर कंट्रीज हो गए। बीमस्टेक में आपके कितने होते हैं? बीमस्टेक में आपके टोटल 7 मेंबर कंट्रीज हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं इनका थोड़ा सा डिटेल में, देखते हैं इनके मेंबर्स कंट्री देखते हैं। पहले हम देखेंगे किसके, सार्क के देख लेते हैं। सार्क सार्क के मेंबर कंट्री के फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका है आपका फॉर्मूला एमबीबीएस पेन, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपको। तो इसके आगे आपके मालदीव भी इसका क्या है? मेंबर कंट्री है। फिर बी से आया आपका बांग्लादेश, ठीक है। फिर एक और बी से आया आपका भूटान। फिर एस से क्या आया आपका? श्रीलंका। फिर और पी से आएगा आपका पाकिस्तान, और ए से आएगा आपका अफगानिस्तान, और आई से आएगा आपका इंडिया, और एन से आएगा आपका नेपाल। तो ये हो गए हमारी सार्क की मेंबर कंट्रीज, ठीक है, जो कि कितने टोटल, कितने? 8। अब आते हैं हम नेक्स्ट किसका देखेंगे हम देखते हैं आसियान का नेक्स्ट, ठीक है। कहीं पे, हाँ यहाँ पे है ना। तो आसियान का हम क्या फॉर्मूला बनाएंगे? इसका फॉर्मूला बनेगा आसियान का मेंबर कंट्रीज का, इसका फॉर्मूला होगा हमारा एमबीबीएस प्राइवेट बाय LIC पॉलिसी, ठीक है। तो इससे बनेगा हमारा, एम से क्या आएगा आपका? मलेशिया, ठीक है। बी से आएगा आपका ब्रुनई,
और एक और बी से आएगा आपका बर्मा, ठीक है। फिर एस से आपका क्या आएगा, यहाँ पे सिंगापुर है, सिंगापुर, ठीक है। फिर पी से आएगा आपका फिलीपींस, और वी से आएगा आपका वियतनाम, और टी से आएगा आपका थाईलैंड। फिर आता है आपका LIC, ठीक है। एल से आएगा आपका लाओस, और आई से आएगा इंडोनेशिया, और सी से आएगा कैम्बोडिया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आसियान के मेंबर कंट्रीज। अब कौन सा था, बीमस्टेक ना। तो बीमस्टेक का देखिए, बीमस्टेक का क्या बनेगा फॉर्मूला। बीमस्टेक का है आपका, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, ढाका में है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसके मेंबर कंट्रीज 7 है। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, बस कुछ नहीं, पहले आपको बीम्स बीम्स तक लिखना है, ठीक है। बीम्स तक लिखा, तो बी से क्या है आपका बांग्लादेश, राइट। फिर आई से इंडिया, एम से म्यांमार, म्यांमार। फिर उसके एस से श्रीलंका, और टी से थाईलैंड, थाईलैंड। और आपको नेपाल और भूटान भी याद रखना है इसमें, ठीक है। अब आते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स का भी क्वेश्चन था शायद ना, अभी तो नहीं है शायद फर्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो ये हो गया हमारे, इनके हमने सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मेंबर कंट्रीज देख लिए। देखा, एक क्वेश्चन से हमारे कितने फैक्ट्स निकल गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच हिस्टोरिक साइट इन जमाइका फेस थ्रेट्स फ्रॉम कोस्टल इरोजन एंड स्टॉर्म सर्जेस prompting यूनेस्को टू लॉन्च कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन अर्ली 2025। ये हमारा करंट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो गया हमारा पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं, विच सिंगापुर बेस्ड स्टूडेंट वॉन द ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज अवार्ड इन अप्रैल 2025 फॉर द वर्क इन मैकेनोजेनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग। तो इसका आंसर हमारा जैस्मिन याल, ठीक है। ये भी हमारा, ठीक है, इसका जैस्मिन याल। फिर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स के कौन कौन से, आप मुझे बताएंगे इसका आंसर। ब्रिक्स के कंट्रीज कौन कौन से, इंडिया है क्या, इंडोनेशिया है क्या, ईरान है क्या, इजिप्ट है क्या, इथोपिया है क्या। आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो इसका आंसर हमारा डी, सारे के सारे हैं। और इसमें और भी कंट्रीज है, सिर्फ इतने ही नहीं है। इसमें आगे हो गया आपका जैसे ब्राज़ील, ब्राज़ील भी है इसमें, रशिया, रशिया भी है, चाइना, चाइना भी है, और साउथ अफ्रीका, ये भी है, और यूएई, ये भी आपके इसकी कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 103 पे। इन जनवरी 2025 द यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स अपील फॉर हाउ मच फंडिंग टू सपोर्ट ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड वाइड। तो इसका आंसर है हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजी लॉकर सर्विसेज। तो आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। ए, प्रोवाइड क्लाउड स्टोरेज फॉर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, बी, ऑफर ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज, सी, फैसिलिटेट ऑनलाइन शॉपिंग, डी, अनेबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद गवर्नमेंट सर्विसेज। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा ए, प्रोवाइड क्लाउड स्टोरेज फॉर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द यूनाइटेड नेशन हैज डेजिग्नेटेड द ईयर 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ साइंटिफिक फील्ड। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड बायोटेक्नोलॉजी, एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो सकता है, मुझे बताओगे। तो ये इसका आंसर है बी, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज टू क्रिएट पर्सनलाइज मेडिसिन, पर्सनलाइज मेडिसिन बेस्ड ऑन पेशेंट जेनेटिक मेकअप। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी हो सकता है क्या, रोबोटिक्स, बायोप्रिंटिंग। बायोप्रिंटिंग कैसे हो सकता है, ये तो आपका आर्टिफिशियल ऑर्गन बनाता है ना, जैसे कोई बर्न पेशेंट हो गया उसके लिए आर्टिफिशियल टिश्यू वगैरह बना दिया। रोबोटिक्स कैसे कर सकता है, ये जीन एडिटिंग थोड़ा ना कर सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी आपका नैनो पार्टिकल्स वगैरह यूज करके, जैसे ड्रग्स वगैरह में काम आते हैं, मेडिसिन वगैरह में, बट ये जीन एडिटिंग नहीं करता है, तो ये आपका हो नहीं सकता। तो इसका आंसर है हमारा क्रिस्पर। चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। हमारा क्रिस्पर, यहाँ पे तो मैंने ये सॉल्व कर दिया, एक सेकेंड ना।
तो हम क्या समझ रहे थे, क्रिस्पर, ठीक है, क्रिस्पर क्वेश्चन समझ रहे थे ना, है ना। तो एक सेकेंड, तो हमें पहले पता होना चाहिए क्रिस्पर, क्रिस्पर का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, मतलब फुल फॉर्म क्या है इसका। इसका फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीटेड, ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म। तो सबसे पहले समझते हैं जेनेटिक मेकअप क्या होता है। जैसे हमें पता है हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी के लगभग हर सेल में क्या होता है, आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, राइट। और जो आपका डीएनए होता है वो क्या होता है, आपकी लाइफ की इंस्ट्रक्शन बुक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, लाइफ की इंस्ट्रक्शन बुक। और जो हमारा डीएनए होता है ना, वो 4 नाइट्रोजेनस बेसिस से बनता है, जो कि ATGC इससे बनता है, ठीक है। ए क्या हो गया आपका एडेनाइन, टी हो गया आपका थाइमिन, जी हो गया आपका ग्वानाइन, और सी हो गया आपका साइटोसिन, ठीक है। ये 4 आपके नाइट्रोजनस बेसिस से बनता है, ठीक है। तो इन बेसिस का एक सीक्वेंस होता है, तो वो क्या कर रहा है, आपका जो सीक्वेंस है वो क्या कर रहा है, आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। यानी कि जैसे मैं बोल रही हूँ कि यार ये इसका सीक्वेंस है ATG GCC TTA, तो ये सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। जैसे उसका हेयर का कलर, उसके पापा का हेयर का कलर, उसकी मम्मी की आंखें, उसके मतलब उसके पापा की नोज, ये सारी चीजें बच्चे में आ रही है ना, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें क्या हमारी स्टोर हो रखी हैं, ठीक है। अगर मैं आप कहूँ जो डीएनए होते हैं, ठीक है, जो डीएनए है हमारा, तो उसके कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं, तो उन्हें हम जीन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मानो डीएनए एक पूरी किताब है, ठीक है, डीएनए की एक पूरी किताब है, तो जो जीन्स होगा, ठीक है, जो जीन्स होगा वो उस किताब के अलग अलग चैप्टर्स, वो अलग अलग चैप्टर्स की तरह होते हैं, जहाँ हर चैप्टर किसी खास प्रोटीन या फंक्शन की इंफॉर्मेशन रखता है। तो ये क्या रख रहा है, आपका प्रोटीन की इंफॉर्मेशन को रख रहा है ना। तो ये यही जीन आपका प्रोटीन बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपका प्रोटीन ही हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर, ग्रोथ, फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो जब किसी जीन में म्यूटेशन आता है ना, तो क्या करता है कि जो म्यूटेशन आ रहा है, जेनेटिक एरर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, उस एरर से प्रोटीन सही तरह से नहीं बन पाता है, जिससे कोई जेनेटिक डिजीज भी हो सकती है। मानो जैसे मैंने कहा कि ये नॉर्मल डीएनए क्या है, नॉर्मल डीएनए ATG GCC और TTA है ना। अब इसमें क्या आ गया, आपका म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन आ गया, तो यानी कि क्या हो गया, ATG, ये आपका GTC और TTA हो गया। यानी कि जो ये वाला पार्ट था और ये वाला पार्ट, इसमें सिर्फ ये चेंज हो गया। अब आप कहोगे यार सिर्फ एक लेटर ही तो चेंज हुआ है, तो लेकिन कभी कभी पता क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, एक लेटर की गलती से सीरियस जेनेटिक डिजीज का रीजन बन सकता है। कैसे, फिर अगर वो वहां पे म्यूटेशन आ गया तो अब प्रोटीन नहीं बन सकता है ना, तो प्रोटीन नहीं बन सकेगा सही तरह से, तो नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, आपका जेनेटिक डिजीज हो सकती है। अब ऐसे जेनेटिक डिजीज को आइडेंटिफाई करके ठीक से मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए होता है, आपका CRISPR-Cas9, ठीक है। और क्या होता है, जो आजकल आपका फर्स्ट इंडिजीनियस जीन एडिटिंग टूल बना है, वो कौन सा, आपका बिरसा 101। तो जैसे जीन एडिटिंग अप्रोचेस का उपयोग कर रहे हैं, हो गया हमारा। अब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगी, एक सेकेंड, थोड़ा सा और समझाती हूँ उसमें, तब तो आपको समझ में आ गया कैसे। तो जैसे मैंने कहा कि यार अब इसमें क्या क्या म्यूटेशन आ गया। अब आप कहोगे यार सवाल ये आता है कि अगर म्यूटेशन आ गया तो उस जीन्स को हम रिपेयर कैसे करेंगे, है ना। अब उसमें तो म्यूटेशन हमें रिपेयर करना है, तो वहां पर आपका रोल आता है क्रिस्पर का, ठीक है। क्रिस्पर क्या है हमारा, क्रिस्पर ये क्या होता है, एक गाइड सिस्टम होता है, ठीक है। ये क्या करता है, डीएनए के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन पे जाएगा जहां पे वो म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, उस जगह को ढूंढता है और क्या करता है, Cas9 को वहां तक ले जा रहा है, और Cas9 को बोलेगा कि यार ये वो लोकेशन है, यानी कि वो जीपीएस की तरह काम करता है, कौन, क्रिस्पर। अब Cas9 क्या करेगा, ये एक एंजाइम है, हमें पता है। जब CRISPR को लोकेशन दे देता है, आइडेंटिफाई कर लेता है, तो Cas9 का रोल बस एक है
कि वो डीएनए को वहाँ पे कट कर देगा। तो ये आपको समझ आया? अगर आपको समझ आए तो मैं एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। जैसे ठीक है, एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा ये एक बुक है, ठीक है। ये बुक हमारी कितने 500 पेज की बुक है। मैंने कहा यार जो 303 पेज का एक पैरा है उसमें ना गलती हो गई है। अब उस गलती की वजह से क्या हो जाएगा, मेरी बुक पूरी खराब हो जाएगी, क्योंकि अगर ट्रेडिशनल मेथड होगा तो पूरी बुक चेंज करनी पड़ेगी, है ना। बट अभी हमारे पास कौन सा मेथड है, क्रिस्पर मेथड है, क्रिस्पर कैस9 मेथड है ना। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या बोला, क्रिस्पर ने क्या करा, अब क्रिस्पर उसको सीधे गाइड करता है ना, गाइड सिस्टम है। इसने बोला भाई 303 में क्या है, पेज में प्रॉब्लम है, उसका एक पैरा पूरा खराब है, उसको हमें डिलीट करने की जरूरत है, उसमें न्यू पैरा ऐड करने की जरूरत है। तो क्रिस्पर ने क्या लोकेशन बता दी, 303 पेज नंबर, वही पैरा, वहां पे कैस9 का रोल आया। कैस9 ने क्या कर दिया, उस पैरा को डिलीट कर दिया, यानी कि कट कर दिया, और उसकी जगह पे न्यू पैरा डाल दिया जो आपका सही पैरा था। तो इससे हमारा क्या हो गया, वो बुक पूरी तरह से सही हो गई। तो सेम चीज आपका क्या हो रहा है, इसमें वही तो हो रहा है, सेम चीज इसमें भी तो हम वही चीज कर रहे हैं। देखो जैसे पेशेंट का डीएनए है ना, डीएनए किसके में क्या है, पेशेंट है, उसके डीएनए में क्या है आपका, म्यूटेशन आया, राइट। म्यूटेशन आया तो हमने उसकी म्यूटेशन को क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई ही करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपका जो गाइड आरएनए है ना, गाइड आरएनए क्या करेगा, उस म्यूटेशन को कैस9 तक पहुंचाएगा। नहीं सॉरी, उस म्यूटेशन को कैस9 को उस म्यूटेशन तक पहुंचाएगा, ठीक है। अब पहुंचाएगा तो क्या, कैस9 का क्या रोल है, वो एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके क्या करेगा, कट कर देगा, है ना। अब क्या हो जाएगा, जो गलत सीक्वेंस था, जो है ना गलत सीक्वेंस है, उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा या रिपेयर कर देगा, उसका ये काम है वहां पे। फिर जो करेक्ट जीन होगा उसको नॉर्मल वहां इंस्टॉल कर देगा, तो नॉर्मल प्रोटीन बनाना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यानी कि डिजीज हमारी क्या हो गई, जड़ से खत्म हो गई। बट जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट था ना, तो उसमें क्या होता था कि वो सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करता था, है ना। तो सेम चीज के लिए अब क्या हुआ कि बिरसा 101 लेके आए। तो एग्जाम्पल लेते हैं, आजकल क्या चल रहा है कि एक ऐसी बीमारी है जो आपकी ब्लड से रिलेटेड है, यानी कि हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। तो वो है सिकल सेल। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जैसे हमें पता है कि नॉर्मली हमारा जो आरबीसी होता है ना, वो आपका राउंड शेप का होता है, राइट। पर जब आपका सिकल सेल एनीमिया हो जाता है ना, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, तो उसमें क्या होता है आपका, एक सेकेंड, जो आपका सिकल सेल डिजीज है, सिकल सेल डिजीज है, इसमें क्या होता है कि जो हेमोग्लोबिन का शेप होता है ना, हेमोग्लोबिन होती है, उसमें क्या हो जाती है, म्यूटेशन आ जाती है। फिर जो आरबीसी होती है वो आपका सिकल शेप में आ जाती है। सिकल शेप माना यानी कि इस तरीके की शेप में आ जाती है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो आपका आरबीसी नॉर्मली क्या होता था, जो राउंड शेप का होता था, वो सिकल वाले शेप में आ चुका है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो कम हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा और एनीमिया भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस बीमारी को सही करने के लिए क्या लाया गया, बिरसा 101 लेके आए हम, ठीक है। ये आपका क्या है, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी है, ठीक है। इसमें कैसे, बस सेम वैसे ही होगा, ठीक है। तो ये आपका फ्रीडम फाइटर भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है, ठीक है, जिन्होंने ट्राइबल रिवॉल्ट करा था। और क्योंकि ये डिजीज ज्यादा आपके ट्राइबल पॉपुलेशन में देखी गई है, इस वजह से इसका नाम पड़ा, ठीक है। अब क्या सीन है कि बिरसा 101 कैसे काम करता है, क्या करता है, पेशेंट है, जैसे पेशेंट के जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, स्टेम सेल्स होते हैं उसको निकाले जाते हैं, लेकिन स्टेम सेल निकालने के बाद क्या करते हैं, लैब में लेके जाके क्रिस्पर कैस9 से क्या करना है, क्रिस्पर कैस9 से म्यूटेशन को रिपेयर की जाती है। फिर उसके बाद क्या करना है, जो करेक्टेड सेल्स होंगे, ठीक है, करेक्टेड सेल्स को वहां पे मल्टीप्लाई किया जाएगा। देन उसमें क्या करेगा, फिर से जो सही सेल हो जाएंगे तो उसको किस में डाल देंगे, पेशेंट के अंदर। इससे क्या होगा, आपका हेल्दी ब्लड सेल्स बनेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो यही आपका क्या हो जाएगा, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन होगा, ठीक है। तो यही इसका पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सॉल्व। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट उत्तराखंड फर्स्ट नैनो फैब्रिकेशन फैसिलिटी, इट कॉम्प्लीमेंट्स गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर
तो ये तो नहीं है इसका। इट कॉम्प्लीमेंट्स गवर्नमेंट नैनो मिशन, ये भी नहीं है। इट सपोर्ट्स रिसर्च इन क्वांटम मिशन, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर है हमारा बी, इट कॉम्प्लीमेंट्स गवर्नमेंट्स समुद्रयान मिशन। ठीक है, अब आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो सूर्य देव भूमि चैलेंज ऑर्गेनाइज बाय इंडियन आर्मी एंड उत्तराखंड गवर्नमेंट, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? अराउंड 150 मेंबर्स फ्रॉम आर्मी एंड सिविलियंस पार्टिसिपेटेड, ये तो सही है। इट फीचर्स 210 किलोमीटर हाई ऑल्टीट्यूड साइकिलिंग, ये थोड़ा सा डाउट है, चलो आगे बढ़ते हैं। इट इंक्लूडेड 37 किलोमीटर इंटेंस ट्रेल रन, इट वॉज फॉलोड बाई एन 8 किलोमीटर रोड रन, तो इसका आंसर हमारा बी, ये गलत है आपका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द टाइटल ऑफ पॉप फ्रांसिस ऑटोबायोग्राफी रिलीज्ड इन जनवरी 2025, तो इसका आंसर हमारा होप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? Who among the following received Padma Shri Award in 2025 for social work from उत्तराखंड? क्या इसका आंसर डॉक्टर जसवंत सिंह कटौच होगा? तो बट ध्यान देना कि इसने बोला है कि 2025 में। ठीक है, तो पद्मश्री अवार्ड किसे मिला है? डॉक्टर माधुरी बर्तवाल नहीं, इसका आंसर हमारा श्रीमती राधा बहन भट्ट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन उत्तराखंड? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये देहरादून में है क्या? थोड़ा सोचना। हाँ, ये आपका देहरादून में है। ठीक है, बट क्वेश्चन में पूछा इनकरेक्टली मैच्ड, राइट, तो ये तो सही है आपका। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी क्या आपका रुड़की में है? हाँ, ये आपका रुड़की में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून, ये तो पूरे उत्तराखंड वालों को पता होगा कि FRI कहाँ है, ये देहरादून में ही है, तो ये तो गलत है ही नहीं। तो गलत है हमारा डी, डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च हल्द्वानी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड अबाउट फेस्टिवल एग्जीबिशन एक्सपोज हेल्ड इन उत्तराखंड इन 2025, तो पहला बोल रहा है CII उत्तराखंड इंडस्ट्रियल समिट एंड एक्सपो हरिद्वार। बी कह रहा है आपका टिहरी लेक फेस्टिवल टिहरी, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। सी कह रहा है इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल ऋषिकेश, ये भी आपका सही है। डी कह रहे हैं इंडो हिमालयन एक्सपो देहरादून, तो हम इन दो में कंफ्यूज हैं, ए और डी में, तो इसका आंसर वैसे है इंडो हिमालयन एक्सपो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 38 नेशनल गेम्स इन उत्तराखंड, इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर itself टू होस्ट, तो इसका आंसर आपका 2036 ओलंपिक्स। Which one of the following book is not written by पुष्पेश पंत, a noted author of उत्तराखंड? तो इसका आंसर देखो, क्या ABCD में से फ्रॉम द किंग्स टेबल टू स्ट्रीट फूड, ये पुष्पेश पंत की नहीं है क्या? ये तो है, तो ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता। बी देखो, विक्ट्री मंत्र, द लीडर्स पाथ टू सक्सेस, तो ये है आपका, तो हाँ, विक्ट्री मंथ द लीडर्स पाथ टू सक्सेस, ये आपका है। और हिमालय के बर्फ, ये नहीं है, और ये भी है, तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। वेयर वॉज द क्लोजिंग सेरेमनी 38 नेशनल गेम्स हेल्ड, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर है हमारा द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी। ठीक है, फिर आता है द सिलक्यारा टनल स्पैनिंग डैश इज एक्सपेक्टेड टू शॉर्टन द डिस्टेंस बिटवीन गंगोत्री एंड यमुनोत्री अबव 20 किलोमीटर, तो ये आपका 4.531 किलोमीटर। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हमारा है ए और डी। कैसे? ये दोनों हैं, ये आपके पता है, अगर इनका ये दोनों नेशनल पार्क आपके कब स्टेब्लिश हुए थे? ये 1982 में हुए थे। ठीक है, और इनको यूनेस्को, नंदा देवी नेशनल पार्क को यूनेस्को कब मिला था? 1988 में। और ठीक है, ये क्या हो गया आपका 1988 में। और वैली ऑफ फ्लावर्स को कब मिला था यूनेस्को का? 2005 में। काजीरंगा को कब मिला था आपको? काजीरंगा का मिला था 1985 में, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट मिला था। और काजीरंगा आपका किसके लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है क्या काजीरंगा? ठीक है, आपको पता है इंडिया में सिर्फ एक टाइप का राइनोसॉर्स मिलता है, वो है वन हॉर्न राइनोसॉर्स। और जो आपके एशिया में 3 टाइप के मिलते हैं, कौन कौन से? वन हॉर्न राइनोसॉर्स, दूसरा है जावा राइनोसॉर्स, तीसरा आपका सुमात्रा राइनोसॉर्स। बट जो ये वाला वन हॉर्न राइनोसॉर है, ये वल्नरेबल में आता है, इसका आयुष्य क्या है? वल्नरेबल। बट जो आपका सुमात्रम और जावा वाला है, वो आपका आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। ठीक है,
और आप क्या देख सकते हो, इसमें से आप एक और फैक्ट निकाल सकते हो कि यार आसाम के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। आसाम के नेशनल पार्क है आपके आर मोंग डीएसपी। आर मोंग डीएसपी से क्या समझोगे, रायमोना नेशनल पार्क, ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क। एम से मानस नेशनल पार्क, ठीक है। ओ से ओरंग नेशनल पार्क। एन से नामेरी नेशनल पार्क। के से काजीरंगा नेशनल पार्क। इससे क्या होगा आपका, डिब्रू डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। और ये कौन सा था आपका, डी से ही था कुछ, पटकल नेशनल पार्क, ठीक है। और अब उत्तराखंड के आपको तो पता ही होंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, और कौन कौन से आपके जैसे ये हो गया वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, और कौन सा हो गया आपका नंदा देवी नेशनल पार्क। ऐसे ही हमारे और भी नेशनल पार्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है विच एंशियंट सिटी वॉज नेम पॉलीब्रोथा इन ग्रीक टेक्स्ट। जैसे आपको पता है कि जो हमारा मेगास्थनीज था, उसने क्या अपनी इंडिका बुक में पाटलिपुत्र को क्या बोला है, पोलेब्रोथा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन आर इन द प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। हाँ, ये सही है क्योंकि कॉमन लैंग्वेज थी ये, ठीक है। संस्कृत आपकी कॉमन लैंग्वेज नहीं थी तो वो नहीं हो सकता था, ये बिल्कुल सही बोला है। द इंस्क्रिप्शन फाउंड एट मनसेरा एंड शाहबाज गढ़ी आर इन द प्राकृत लैंग्वेज ऑफ खरोष्टी स्क्रिप्ट। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक साइड हमारा बायोग्राफी है, एक साइड हमारे ऑथर से, तो हमें बताना है ये बायोग्राफी किस ऑथर ने लिखी है, ठीक है। फर्स्ट है रामचरित। रामचरित आपका लिखा है संध्या करनंदी ने, ठीक है। इसका आंसर हो गया ए का 3। सेकंड है नव साहा संक चरित, तो इसका आंसर है हमारा पद्मगुप्त। फिर आया कुमार पलचरित, तो इसका आंसर है हमारा हेमचंद्र। फिर विक्रमांक देवचरित, इसका आंसर है बिल्हण। तो ये ऑप्शन देखो ए का 3, तो ये और इस ऑप्शन में हमारा ए का 3, बी का फर्स्ट, इसमें भी है, सी का क्या है 2, तो हमारा ऑप्शन हो गया ये वाला सही, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट आर रिटन बाय आमिर खुसरो। ये कह रहा है कि इनमें से कौन से टेक्स्ट है जो आपका आमिर खुसरो ने लिखा है, ठीक है। खजाइन उल फतह, मिफ्ता उल फतह, नू सिपहिर, किरान उस सदाइन। तो अगर आपको मालूम हो आमिर खुसरो के जितने भी टेक्स्ट हैं या बुक कह सकते हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके जितने भी कंपोजिशन है वो आपको याद रखना है सारे के सारे। तो खजाइन उल फतह है, हाँ हाँ जी है। और खजाइन उल फतह में क्या बोला गया है, इसमें पता है क्या डिस्कस किया गया है, इसमें बताया गया जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, उसके रूल के बारे में डिस्क्रिप्शन है ना। किसके बारे में डिस्क्रिप्शन, रूल के बारे में। जैसे गुजरात कैंपेन हो गया, फिर उसके बाद रणथंभोर कॉन्क्विस्ट हो गया, चित्तौड़ कॉन्क्विस्ट, और डेक्कन एक्सपेक्टेशन जो भी थे उससे रिलेटेड सारे के सारे इस टेक्स्ट में लिखा गया है, ठीक है। फिर आता है आपका मिफ्ता उल फुतहा, तो इसमें पता है किससे रिलेटेड है, तो ये आपका जलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है। किससे, जलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है। इसमें पता है क्या बताया गया आपका, इसमें उसके बारे में लाइक जो उसकी मिलिट्री कैंपेन वगैरह थी, जो अर्ली मिलिटेंट थी आपके जलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड, उसमें है ये, ठीक है। ये भी आमिर खुसरो ने लिखा है। फिर आता है नूस सिपहा, तो इसमें पता है क्या है, इसमें बस ये करा गया है कि जो आपका मुबारक खिलजी था, कौन था, मुबारक खिलजी था, उसके लाइक उसको ना प्रेज करा गया है। तो इसमें उससे रिलेटेड जो भी उसके मुबारक खिलजी का रेन का टाइम था उसको प्रेज करा गया है। और जो इंडियंस कल्चर, ज्योग्राफी, लैंग्वेज और पीपल है उसके बारे में भी डिस्क्राइब करा गया, किसमें, नूस सिपहार का के उसमें, ठीक है। अब आते हैं किरान उस सदाइन। किरान उस सदाइन ये भी आपका आमिर खुसरो ने लिखा है। इसमें क्या बताया गया कि इसमें ना कि जो आपका बुकरा खान और उसका ही सन था आपका केकुबाद, उनकी मीटिंग के बारे में डिस्कस किया गया है और इन्फॉर्मेशन दिया, जैसे पॉलिटिक्स, कोर्ट लाइफ, लेट मामूलिक पीरियड के टाइम का, ठीक है। तो ये चीज़ें गई। इसके अलावा और भी है आमिर खुसरो की वो मतलब जो इसने लिखा है कंपोजिशन। एक तो हो गया, आपको याद रखना है, ये भी पूछ सकते हैं, आशिका भी पूछ सकते हैं। आशिका नाम से ही पता चल रहा है एक लव स्टोरी है, किसके बीच में, ये लव स्टोरी आपके देवल रानी जो आपकी राजकन की डॉटर थी गुजरात की, और एक खिजर खान जो आपका अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, सन था। यानी कि देवल रानी और खिजर खान की लव स्टोरी से रिलेटेड है, ठीक है।
खिजर खान कौन था आपका? अलाउद्दीन का सन था। और जो आपकी देवल रानी थी वो किसकी थी? राजगढ़ की बेटी थी। ठीक है, ये हो गया। और कौन सा? तुगलकनामा। हाँ, तुगलकनामा भी इसने ही लिखा था। इसमें क्या बताया है, जो गियासुद्दीन था ना, उसकी विक्ट्री के बारे में डिस्कस किया गया था। और उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी आपके खुसरो के साथ, है ना, खुसरो शाह के साथ, तो उसमें तुगलकनामा में ही बताया गया था। और अभी के लिए इतना काफ़ी है, बाकी बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु फाउंडेड अ सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान ए आमिर कोई? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? अलाउद्दीन खिलजी हो सकता है क्या इसका आंसर? आमिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या फिरोज शाह तुगलक? मुझे श्योर है कि आप दो उसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे। एक होगा मोहम्मद बिन तुगलक, एक होगा फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड, है ना। तो इसका आंसर हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, इसका हमारा आंसर होगा। अब देखो, अगर इन्होंने यहाँ पे पूछा दीवान ए आमिर कोही, नेक्स्ट टाइम जरूरी तो नहीं है वो यही क्वेश्चन रिपीट करेंगे, है ना। तो अगली बार वो आपसे और चीज़ पूछ सकते हैं, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट पूछ सकते हैं, और जो उनके रिस्पेक्टिव सुल्तान से उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। जैसे अगली बार अगर उन्होंने पूछ दिया कि दीवान दीवान ए बंदगन, दीवान ए बंदगन, ये किसने वो करा था? ठीक है, तो इसका कौन रिस्पेक्टिव रूलर था, कौन सा डिपार्टमेंट था? तो जो बंदगन था वो डिपार्टमेंट था आपका किसका? डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। और ये किसने करा था स्टार्ट? ये था आपका फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, क्या याद रखो? फिरोज शाह तुगलक। अब और भी हो सकता है, जैसे जैसे क्या हो सकता है और, जैसे दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज अगर पूछेंगे ये किससे रिलेटेड है, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? दीवान ए अर्ज है आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट है ये आपका। और ये किसने स्टार्ट करा था? ये आपका बलबन ने स्टार्ट करा था। ठीक है, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि यार दीवान ए दीवान ए दीवान ए रियासत, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? तो ये आपका मार्केट मार्केट कंट्रोल डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये किसने स्टार्ट करा था आपका? ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट करा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगली बार के पीसीएस में आ सकता है, यानी कि 2026 वाले में। फिर एक और है आपका दीवान ए मुस्तक राज। दीवान ए मुस्तक राज दीवान ए मुस्तक राज, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी का था। और ये आपका रिलेटेड था आपका किससे? फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। और क्या याद रखना है? एक, हाँ, दीवान ए खैरात भी सुना होगा आपने। दीवान ए खैरात, ये किसने स्टार्ट करा था? फिरोज शाह तुगलक ने। और इस कौन सा डिपार्टमेंट था? ये आपका चैरिटी डिपार्टमेंट था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कौन सा डिपार्टमेंट था, और ये भी याद रखना उनके सुल्तान कौन थे उस टाइम पर। और एक दीवाने इस्तखक, ये भी इसी ने करा था, दीवाने इस्तखक। ठीक है, ये आपका पेंशन डिपार्टमेंट था, ये भी फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट करा था। ठीक है, इतने आप याद रखोगे, नेक्स्ट टाइम आएगा आप फॉर श्योर कर लोगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है हु वॉज पॉपुलरली नॉन एज चिराग ए दिल्ली? क्या ये शेख निज़ामुद्दीन था? क्या ये नसरुद्दीन मोहम्मद था? क्या ये फरीदुद्दीन मसूद था? या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था? तो आप सोचो जरा, दिमाग में जोर लगाओ, क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका आंसर हमारा नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, अब आते हैं अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट इवेंट। तो देखो, इसका आंसर है हमारा, तो हमें देखना है, तो अरेंज करना है मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, पहले देखना है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो ये कब हुआ था हमारा? तो ये हुआ था हमारा 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, फिर कह रहा है बैटल ऑफ खानवा, तो ये कब हुआ था हमारा? ये हुआ था 17 मार्च 1527 में। ठीक है, फिर कह रहा है बैटल ऑफ घाघरा, तो ये आपका कब हुआ था? 6 मई को 1529 एडी में। ठीक है, फिर कह रहा है बैटल ऑफ चंदेरी, ये कब हुआ था आपका? ये हुआ था आपका 29 जनवरी 1528 में। ठीक है, और आपसे ये भी पूछ सकते हैं डेथ ऑफ बाबर ये कब हुआ था?
ये हुआ था आपका 1530 में। ठीक है, अगर आपसे ये पूछते तो ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट, सही है, फिर सेकंड ये भी सही है, फिर थर्ड, फोर्थ, यानी कि इसका आंसर है हमारा सी वाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द फेमस पेंटर एट जहांगीर कोर्ट। तो आपका फेमस पेंटर कौन था इसमें से? तो इसमें से हमारा मनोहर, विशुनदास, मंसूर। तो ये तीन थे हमारे फेमस जो जहांगीर कोर्ट के थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया। तो ये शायद डिलीट कर दिया था आपका, ठीक है, ये डिलीटेड क्वेश्चन है, आयोग ने डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, कृष्ण एंड शुक्ल। ठीक है, वेदास इज डिवाइडेड इन टू ब्रांचेस एज कृष्ण एंड शुक्ल। तो क्या ऋग्वेद में है, क्या सामवेद में है, क्या यजुर्वेद में है, क्या अथर्ववेद में? तो इसका आंसर है हमारा यजुर्वेद। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन आर रिलेटेड टू फेमाइन इन ब्रिटिश। तो इनमें से कौन से फेमाइन से रिलेटेड है? कैंपबेल कमीशन, लयाल कमीशन, स्ट्रेची कमीशन। वैसे आपको पता होगा जो हंटर कमीशन है वो आपका एजुकेशन से रिलेटेड है ना। तो फोर्थ तो होगा ही नहीं, जहाँ पे भी आपको फोर्थ दिख रहा है उसको कट कर दो, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओनली 1 2 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि फेमाइन से रिलेटेड कौन सा? कैंपबेल कमीशन, स्ट्रेची, लयाल। ठीक है, तो अब आते हैं हु वॉज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमिटी बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938। तो इसका आंसर हमारा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फिर आता है व्हेन डिड मुस्लिम लीग ऑब्जर्व एज अ डायरेक्ट एक्शन डे। तो ये आपका 16 अगस्त 1946। हु रोट द बुक द इंडियन मुसलमान। तो इसका आंसर है हमारा W हंटर। द रिलीजियस रिफॉर्म इन बॉम्बे वर स्टार्टेड बाय हुम। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका आंसर हमारा परमहंस मंडली। ठीक है, क्या है इसका आंसर? परमहंस मंडली। फिर आते हैं परमहंस मंडली, ये कब हुआ था आपका? 1849 में। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? फाउंडर थे हमारे दादूबा पांडुरंग। कौन थे? दादूबा पांडुरंग। और उनके एसोसिएट्स थे। ठीक है, ये थे अपना, जैसे प्रार्थना समाज हो गया, सत्यशोधक समाज हो गया। तो ये सारे ना आपके महाराष्ट्र में सोशल रिफॉर्म थे। ठीक है, सोशल रिफॉर्म थे। बट आपको ना एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ब्रह्मो समाज ये किससे रिलेटेड है आपका? राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड है ना। तो हम ना इससे रिलेटेड थोड़ा सा कुछ फैक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ मिल रहा है कि यार राजा राम मोहन रॉय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनसे रिलेटेड हमें क्या फैक्ट्स निकालना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? तो हमें क्या करना है? फैक्ट्स रिलेटेड टू राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो हमें पहले लिख देना है राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो 1809 आपको पता होना चाहिए। 1809 में क्या होता है? राजा राम मोहन रॉय wrote the book The Gift of Monotheist। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपका 2026 में पूछा जा सकता है। 1814 में क्या हुआ था? 1814 में स्टेब्लिशमेंट ऑफ आत्मीय सभा। क्या? स्टेब्लिशमेंट ऑफ आत्मीय सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड। और 1817, जो भी मैं फैक्ट्स इसमें ऐड कर रही हूँ ना कहीं एग्जाम में आए हैं, जैसे आपका यूपीएससी में आया होगा या तो यूपी पीसीएस में आया होगा, मैं सारे वही फैक्ट्स लिखा रही हूँ। ठीक है, 1817 में क्या है आपका? 1817 में ही फाउंडेड हिंदू कॉलेज। ठीक है, ही फाउंडेड हिंदू कॉलेज विद डेविड हरे, है ना। अब 1820 में क्या होता है? ही रोट द बुक परसिप्स ऑफ जीसस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। फिर आते हैं 1825 में क्या होता है कि वेदांता कॉलेज एस्टेब्लिश करते हैं राजा राम मोहन रॉय जी, वेदांता कॉलेज एस्टेब्लिश करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 1828। 1828 में क्या करते हैं? ये करते हैं ब्रह्मो सभा की
इस्टेब्लिशमेंट करते, बाद में इसको ब्रह्मो समाज बोला गया। ठीक है, फिर आते हैं 1829 में, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा। सती प्रथा को एबॉलिश करते हैं किनके साथ मिलकर, विथ लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर क्या करते हैं, सती प्रथा को खत्म करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द सर्जियन प्लान वाज एजुकेटेड स्टार्टेड। तो इसका आंसर है आपका एजुकेशन स्टार्टेड। व्हेन वाज द सर्जियन प्लान ऑफ एजुकेशन स्टार्टेड, तो इसका आंसर हमारा 1944। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन द जज वॉज कॉल्ड विचारी। ठीक है, ये तो सही लग रहा है। द अदर जुडिशियल वर्कर्स वेर ऑल्सो कॉल्ड सभा, वो भी सही लग रहा है। फॉर द प्रॉम्प्ट ऑफ जस्टिस द ऑफिसर अपॉइंटेड वॉज कॉल्ड दिव्य, नहीं ये गलत है, तो इसका आंसर होगा हमारा 1 और 2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यार सोमचंद अपॉइंटेड 4 फोर्ट गार्ड्स, कार्की, बोरा, तरागी, चौधरी, ऑल द अबव वेर जॉइंटली कॉल्ड 4 आल। तो इसमें गलत क्या ही लग रहा है, सिंपल सिंपल स्टेटमेंट और सही भी दे रखा है कि सोमचंद ने 4 फोर्ट गार्ड्स को अपॉइंट करा था। एक था आपका कार्की, एक था आपका बोरा, एक था आपका तरागी, एक था चौधरी, और इनको क्या बोलते हैं, जॉइंटली 4 आल। तो ये दोनों ही सही है आपका। वट वर द ड्यूटीज ऑफ कामीन इन उत्तराखंड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो इसकी क्या ड्यूटी हो सकती है, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम असाइन विलेजेस, मैनेजिंग वाटर सप्लाई, गैदरिंग फूड फ्रॉम द फॉरेस्ट, अरेंजिंग मैरिजेस। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम असाइन विलेजेस। ठीक है, अब आते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो आपका ये क्वेश्चन आयोग ने डिलीट करा था, है ना, बट आपको इसको थोड़ा बहुत देखना है। आपको कैसे, तो पहला बोल रहा है कि सैयद अहमद खान रोड कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। हाय, सही बोला। इन्होंने ये लिखे थे असबाब ए बगावत, ए हिंद। ठीक है, इसी को बोल रहे हैं क्या, कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। ठीक है, इसने बताया था। और दूसरा क्या बोला है, मंगल पांडे वॉज हैंग्ड ऑन 29 मार्च 1857। तो ये आपका गलत है। क्यों, इस टाइम पर इनको फांसी नहीं दी थी। इस टाइम पे क्या हुआ था कि बराकपुर में क्या हुआ था, मंगल पांडे जी ने क्या करा था, ब्रिटिश ऑफिसर पे क्या करा था, हमला करा था। और इनको फांसी कब दी थी, इनको फांसी दी थी आपकी 8 अप्रैल 1857 को दी थी। तो हमारा सेकंड तो गलत हो गया, है ना, तो सेकंड गलत हो गया। अब आते हैं हजरत लेट द रिवॉल्ट ऑफ लखनऊ, हजरत महल लेट द रिवॉल्ट ऑफ लखनऊ। तो ये भी बिल्कुल सही है आपका। नाना साहिब लेट द रिवॉल्ट ऑफ बरेली, तो बरेली नहीं था, इन्होंने नाना साहिब ने कानपुर का रिवॉल्ट लीड करा था। और जो बरेली है, बरेली का आपका खान बहादुर खान था। और जो दिल्ली के थे, दिल्ली में किसने लीड करा था, बहादुर शाह ने। ठीक है, ये याद रखते हैं, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने और बिहार में कुंवर सिंह ने। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, 1857 का रिवॉल्ट लीड करा था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एट विच प्लेस नेटिव डॉक्टर्स वर अपॉइंटेड बाय ट्रेल इन 1833। तो क्या इसका आंसर नैनीताल हो सकता है, अल्मोड़ा हो सकता है, देहरादून, श्रीनगर। तो इसका आंसर हमारा अल्मोड़ा। हु स्टैब्लिश गढ़वाल यूनियन, गढ़वाल हितकर्णी सभा। तो क्या इसका आंसर हमारा राम शरण रतोड़ी हो सकता है, या धर्मानंद गैरोला हो सकता है, या श्री आशा राम नौटियाल, तारादत्त गैरोला हो सकता है क्या। तो इसका आंसर हमारा तारादत्त गैरोला। याद रखना, गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकर्णी सभा इन्होंने स्टैब्लिश करी थी। बाय विच नेम चाइनीज ट्रेवलर वेनसांग एड्रेस द कुमाऊं रीजन। तो कौन सा नेम वो करा था, ब्रह्मपुर। ठीक है, हु फाउंडेड अ ब्रांच ऑफ होम रूल लीग एट देहरादून इन 1918 में। तो किसने फाउंड करा था होम रूल लीग को देहरादून में 1918 में। तो ये थे हमारे कौन, स्वामी सत्यदेव, या स्वामी दयानंद सरस्वती, या स्वामी विचारानंद सरस्वती, या तारादत्त गैरोला। तो ये थे हमारे स्वामी विचारानंद सरस्वती। इन 1918
At which place Badrinath Pandey met with Mahatma Gandhi and informed him about the Kuli Bega system. तो इसका आंसर क्या दिल्ली हो सकता है, या कोलकाता मतलब कलकत्ता, या लखनऊ, या बॉम्बे, या दिल्ली. आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा कलकत्ता. ठीक है. फिर आते हैं हमारे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो ये भी आयोग ने डिलीट करा था. जैसे खटीमा इंसिडेंट हुआ था. खटीमा इंसिडेंट आपका 1 सितंबर 1994 को ही हुआ था. मुजफ्फरनगर इंसिडेंट आपका 2 अक्टूबर 1994 को ही हुआ था. मसूरी इंसिडेंट ये आपका 2 को हुआ था, यानी कि 2 सितंबर 1994 में हुआ था. ब्लैक डे 1 सितंबर 1994. तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था, शायद इसलिए डिलीट कर दिया कि ब्लैक डे ये शायद मुजफ्फरनगर वाले केस को बोल रहे थे, तो ये नहीं है शायद. थोड़ा इसमें डाउट है, इसको मैं बाद में क्लियर करूँगी. तो अभी के लिए तो ये डिलीट है, तो मैं इसको बाद में डिस्कस करूँगी, और ये क्या क्या है सारे इंसिडेंट इसको भी डिस्कस करूँगी. ठीक है. अभी के लिए मैं इसको छोड़ रही हूँ क्वेश्चन को. अब आते हैं 144. ड्यूरिंग हुज रेन डिड इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट इन टिहरी प्रिंसली स्टेट. तो ये आपका स्टार्ट करा था, इंग्लिश एजुकेशन किसने स्टार्ट करा था? टिहरी प्रिंसली स्टेट में. ये थे हमारे प्रताप शाह. अगर आप टिहरी में जाओगे तो आपको वहाँ बहुत स्कूल ऐसे दिखेंगे जो उनके नाम पे है, जहाँ उनका नाम है प्रताप शाह. ठीक है. तो इसका आंसर हमारे प्रताप शाह. एट विच प्लेस द 4th कॉन्फ्रेंस ऑफ कुमाऊं परिषद वॉज हेल्ड. तो इसका आंसर है हमारा काशीपुर. ठीक है. काशीपुर हमारा 4th क्या था? काशीपुर हमारा 4th कॉन्फ्रेंस था. जैसे हमें पता कि 1917 कहाँ? ये अल्मोड़ा में हुआ था. और इसके प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पर? इसके प्रेसिडेंट थे हमारे जयादत्त जोशी जी. फिर आते हैं आपके 1918 में कौन थे आपके? हल्द्वानी में हुआ था ये. और इस समय आपके कौन थे? तारा दत्त गैरोला. कौन थे? तारा दत्त गैरोला इसके प्रेसिडेंट थे. फिर आता है 1919 कहाँ हुआ था आपका? कोटद्वार में हुआ था. ठीक है. कोटद्वार में था. और इसके प्रेसिडेंट कौन थे आपके? बद्री दत्त पांडे. कौन थे आपके? बद्री दत्त पांडे. फिर आपका 1920 में कहाँ हुआ था? जो अभी हमने क्वेश्चन में पूछा है हमारा, ये 1920 में हुआ था. ये हुआ था हमारा काशीपुर. ठीक है. कहाँ हुआ था? काशीपुर. और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके प्रेसिडेंट थे हमारे हरगोविंद पंत जी. ठीक है. और जो हमारा लास्ट हुआ था वो हुआ था हमारा 1923 में, क्योंकि 1923 में कहाँ हुआ था आपका? टनकपुर में हुआ था. ठीक है. टनकपुर में हुआ था. और इसके कौन थे प्रेसिडेंट? बद्री दत्त पांडे. ठीक है. तो ये हो गया हमारा. अब आते कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. परमार किंग फतेह शाह इनवाइटेड गुरु राम राय इन हिज किंगडम. ही वेलकम द कंस्ट्रक्शन ऑफ गुरुद्वारा एट देहरादून. देखेंगे चलो. ही प्रेजेंटेड 4 विलेजेस छायावाला, भूजनवाला, पंडितवारी एंड घंटावाला टू हिम. है ना. अब देखते हैं. तो इसका आंसर हमारा ओनली 1 एंड 2. परमार किंग फतेह शाह ने इनवाइट करा था आपका किसको? गुरु राम राय को अपने किंगडम में. ये बिल्कुल सही है. ही वेलकम द कंस्ट्रक्शन गुरुद्वारा एट देहरादून. हाँ, आपने देखा होगा देहरादून में गुरुद्वारा है, तो उन्होंने कंस्ट्रक्ट करा था. ही प्रेजेंटेड 4 विलेजेस छायावाला, भूजनवाला, पंडितवारी. ये नहीं करा था. ठीक है. ये नहीं दिया था उन्हें. ठीक है. तो इसका आंसर हो गया हमारा सी. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन 1814 हु लेड द इंग्लिश फोर्सेस इन देहरादून मिलिट्री कैंपेन ऑफ इंग्लिश गोरखा वॉर. तो इसका आंसर हमारा क्या हो सकता है? इसका आंसर है हमारा क्या ऑक्टर लोनी हो सकता है, क्या मेजर जनरल वुड हो सकता है, या मेजर जनरल मॉर्ले, या मेजर जनरल जिलिस्पी. तो इसका आंसर है हमारा बी. ठीक है. ये हमारा बी हो जाएगा. फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड इन द ईयर ऑफ 2023. तो इसका आंसर हमें क्या हो सकता है? हमें पता करना है. चाइना, यूएसए, कनाडा, साउथ अफ्रीका. तो गोल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन था वर्ल्ड में 2023 के टाइम पे? तो वो था हमारा चाइना. द शिवालिक रेंज इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ विच टाइप ऑफ मटेरियल. तो इसका आंसर हमारा अनकंसोलिडेटेड sediments. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू गढ़वाली पेंटिंग स्टाइल. तो इसका आंसर है हमारा
Shamdas and Hardas came to Srinagar in May 1658 in the court of Prithviraj Shah. They got the post of Dasbirdar in the court of Art Loving Gadwals. तो ये दोनों ही सही है इसके आंसर। तो हमारा 2025 का पेपर बिल्कुल पूरा सॉल्व हो चुका है। जितना मुझे समझाना था, जितना मुझे फैक्ट्स ऐड करने थे, मैंने कर दिए। ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, थैंक यू गाइस।